विवेक सर, जो मुद्दों की बात है, वो मुद्दों की बात काफ़ी पीछे छूट गई है। जब पिछले 24 घंटे से टीवी स्क्रीन की तमाम चर्चाओं और खबरों में जब ये वीडियो छाने लग जाए कि तेजस्वी यादव प्लेन में बैठ कर के और मछली खाते हुए वीडियो डाल रहे हैं और इस पर पूरी की पूरी चर्चा आधारित हो जाए। कितनी इम्पोर्टेंट चर्चा है ये और मुद्दों से आखिर क्यों जो सत्तारूढ़ दल है उसके लिए क्यों इस तरीके की चीज़ें महत्वपूर्ण है? क्यों वो मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे आम आदमी प्रभावित होता है? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव के समय में आम आदमी को प्रभावित करने वाली युवाओं के भविष्य का खाका खींचा जाए? जवानों को क्या कुछ नया देने जा रही है सरकार जब सत्यपाल मलिक जैसे एक बड़े और प्रधानमंत्री के करीबी रहे नेता का ये आरोप लग जाता है कि किस तरीके की घटना हुई वहाँ पर पुलवामा में। तो ऐसे समय में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि सत्ताधारी दल या सरकार ये तस्वीर बनाने की कोशिश करे, ये खाका खींचे कि हम क्या करने जा रहे हैं भविष्य में जब हम सत्ता में लौट करके आ रहे हैं 2024 में अगर आ जाते हैं तो? विवेक सर। जी राम प्रकाश जी, बिल्कुल। ये जो मुद्दा चल रहा है अभी कल से, जो मोदी जी ने कहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी संभ्रमित है। उनको पता नहीं चल रहा है कि हवा किस तरह बह रही है, किस तरफ बह रही है, ये भी नहीं पता चल रहा है। हो सकता है कि कोई अंडर करंट है अ, जिसकी संभावना उनको नजर आ रही है, या फिर एक ग्राउंड ट्रूथिंग कहीं से किया हो, तो वहां से पता चल रहा है कि शायद स्थिति उतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना वो मानते हैं। कम से कम इतनी आसान तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो 370 के करीब सीटें ला पाए। तो इस बात का एहसास धीरे धीरे हो चला है, और मोदी जी जब इस तरह की बात उनको समझ में आती है तो बराबर अपना पैतरा बदल लेते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं और मामले को कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। अब कल जो उन्होंने जिस बात पे चर्चा उन्होंने छेड़ी है, वो नवरात्र में, और मेरे ख्याल से भगवान राम का कुछ नवरात्र चल रहा है। मैं तो ज़रा धार्मिक मामलों में अज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 17 तारीख को रामनवमी है, और उसके पहले नवमी जब होती है तो 9 दिन चलते हैं और फिर नवमी आती है। ये जो नवरात्र चल पड़ा है, उसमें अगर वो कहीं उस वीडियो का जिक्र करते हैं कि जिसमें राहुल गांधी और कुछ मटन बना रहे हैं और ये मछली खा रहे हैं, तो इस तरह की बात अगर वो छेड़ते हैं, इसका मतलब है वो फिर से इस इलेक्शन को धर्म के मुद्दे पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और धर्म के मुद्दे पर जब आप वापस लाने की कोशिश करते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप इसको एक इमोटिव इलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर शायद आपको शिकस्त कहीं ना कहीं मिल रही है। ये इस तरह का एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। आपको याद होगा, एक 4 दिन पहले उस पर बहुत चर्चा नहीं हो रही है। ये मुझे आश्चर्य लगता है। 4 दिन पहले नागपुर के पास कन्हान जगह है, जो जहां पर मोदी जी आए थे और वहां पर उनका भाषण हुआ था, और वहां पर वो पहली बार एक काफी उस पर स्ट्रेस देकर ये कह रहे थे कि भाई हम सत्ता में आने के बाद, तीसरी बार सत्ता में आने के बाद हम संविधान को बदल डालेंगे, या फिर संविधान पूरा नए सिरे से कोई संविधान लेकर आएंगे। इस तरह का आरोप हम पर लगाया जाता है, पूरी तरह से झूठा है, वो फेक है। इस तरह की बात मोदी ने पहली बार इस तरह की कोई संविधान के मुद्दे पर इस तरह की बात करते हुए हमने मोदी जी को सुना है। कल भी शायद उन्होंने कहीं इसी मुद्दे पर बात की है। तो शायद उनको इस बात का अंदेशा आ गया है कि अंदर से पर्टिकुलरली जो दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, मुस्लिम्स है, उनके बीच में संविधान को लेकर जो एक चर्चा चल पड़ी है कि भाई ये आने के बाद संविधान बदल देंगे, दूसरा संविधान ले आएंगे, या फिर इसी संविधान में कुछ ऐसे बदलाव करेंगे जिससे दलित, आदिवासी और मुस्लिम और इवन पिछड़े हुए जो ओबीसीज है, उन पर एक उल्टा असर उनके जिंदगी पर पड़ेगा। उनकी जिंदगी उस तरह से वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे जिस तरह से वो इस संविधान के तहत जो भी प्रोविजन है उसके तहत जी पाते हैं। हो सकता है कि
इस तरह की चर्चा सबटेरियन लेवल पर अंदर ही अंदर काफी ताकत के साथ चल रही है, और जिसका अंदाजा मोदी जी को आ गया है। इसलिए पहली बार वो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में हम बदलाव नहीं करेंगे, इस तरह का एश्योरेंस देने की बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति उन पर जो आन पड़ी है, इस स्थिति में अपने आप को वो पा रहे हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए मुद्दे जो है वो लोगों के बीच में उसकी चर्चा है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि रेजोनेट कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं लोगों को। इस तरह की कुछ बात बीजेपी के समझ में आ गई है। इसलिए 2019 में जो पुलवामा वगैरह जैसा मुद्दा था वो उनके पक्ष में अभी नहीं जा रहा है, और नहीं उनके पक्ष में ये बात जा रही है कि अपोजिशन जो है उसकी यूनिटी जो 2019 में नहीं थी वो इस बार है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, और इस बात का पूरी तरह से अंदाजा आने के बाद ही मुझे लगता है कि मोदी जी अभी ऐसे विषयों पर उनकी गाड़ी फिसल रही है जो मुद्दे वो लोगों के मन में डालना चाहते हैं, और लोगों को उन मुद्दों पर लोगों को लाकर मुख्य जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसीलिए कल जो उन्होंने वो जो मछली वाली बात की और फिर मटन वाली बात की, वो उसी चीज का एक द्योतक है कि वो इस इलेक्शन को फिर से धर्म के मुद्दे पर लाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी मुद्दे अभी शायद उतने कारगर उनके लिए सिद्ध नहीं हो रहे हैं जितना वो समझते थे। ये मोदी जी की दुविधा है, और उस दुविधा का अपोजिशन कितना फायदा उठाते हैं ये अभी हमें देखना होगा। अभी उन्हीं मुद्दों को अपोजिशन को भूनना चाहिए जिन मुद्दों से बीजेपी आहत है, जिन मुद्दों से बीजेपी को नुकसान होने वाला है, और मोदी जी के किसी भी बहकावे में ना आके उन्हीं मुद्दों पर बार बार अपोजिशन अपना कैंपेन फोकस करे, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राम प्रकाश विवेक सर, अभी जो बात हो रही थी, मुद्दों की बात होती है, जो अभी सर्वे का भी जिक्र आया, उस सर्वे में ये कहा गया है कि ये सारी चीजें मुद्दे बनेंगी। भाई जब आज नौकरी है, बेरोजगारी है, ये जो समस्याएं हैं, जब अगर सर्वे भी ये बात कहने लगे और दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इन्हीं मुद्दों पर टिका रहे, तो क्या ये माना जाए कि ये मुद्दे जो है चर्चा में रहें या ना रहें, लेकिन चुनाव का परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? राम प्रकाश जी, देखिए मैंने पहले चरण में कहा कि 2019 और 2024 में क्या अंतर है। उस समय पुलवामा था, इस बार पुलवामा नहीं है। उस समय अपोजिशन यूनिटी नहीं थी, इस बार अपोजिशन यूनिटी है। उस समय राहुल गांधी की इमेज और आज की राहुल गांधी की इमेज, इसमें फर्क है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, और धार्मिक कट्टरता जो है वो उतनी आज जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा है, इस लोकनीति के सर्वे में ये पाया है कि उन्होंने धर्म का मुद्दा तो सिर्फ 2% लोग बोल रहे हैं, और राम मंदिर का कुछ 8% लोग उससे उत्साहित है, ऐसा वो सर्वे बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म के नाम पर जब राजनीति होती है तो उसका जो असर होता है, वो असर जैसा मुझसे पहले भी कहा गया कि बहुत लंबे देर तक नहीं चलता। लोग उसी मुद्दे पर रह के एक दूसरे के साथ में, मतलब इस तरह का जो टेंशन समाज में रहता है, उस टेंशन में परमानेंटली लोग रह नहीं सकते। मतलब पर्टिकुलरली जिस देश में लोगों को आदत हो गई है, पिछले 60-65 साल तक लोगों को डेमोक्रेसी की आदत रही है, लोगों को फ्री और फेयर एक अपॉर्चुनिटी की आदत रही है, उस समाज में अगर कोई धर्म के नाम पर राजनीति करके लोगों की जिंदगी को जकड़ना चाहते हैं। अब ये जो बात है कल मोदी जी ने कही, वो एक तरह से एक अंदेशा है इस बात का कि आप कल क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप किससे बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी बातें सरकार तय करेगी। मतलब आज तो सिर्फ उस पर वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कल मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि नवरात्रि के 9 दिन, ये भी हो सकता है कल जाकर आने वाले 4-5 सालों में, कि सारे जो मटन की दुकानें हैं, सारी जो चिकन की दुकानें हैं, या फिर इस तरह का फिश मार्केट वगैरह, इन 9 दिनों तक उनको आदेश दिया जाएगा कि 9 दिनों तक ये बंद रखा जाए। ये भी बात होगी, आप देखिए, ये बिल्कुल होगी ये बात। ये भी हो सकता है
कि शनिवार के दिन आपको कंपल्सरी होगा कि आप भगवा टीका लगाकर बाहर निकले। अगर आप हिंदू हैं तो आपको लगाना ही होगा, अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी एक दिन ये कहेंगे कि आज मंगल वेश आपको धारण करना पड़ेगा। मंगल वेश यानी इसको संघ की शाखा में वो जो पश्चिमी तरीके से वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वहाँ पर वो पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानते हैं। जो उन्होंने नाज़ी पार्टी में जो भी देखकर वो आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने ये तय किया कि हम यूनिफॉर्म पहनेंगे, हाफ पैंट, शर्ट, बेल्ट और शूज़ और सॉक्स, और फिर उसी तरह का संदल भी जो होता है, मिलिट्री संदल होता है, उसका संचलन करना, शहरों में घूमना मिलिट्री संचलन के जैसा। तो ये जो एक पश्चिमी कल्पना उन्होंने आयात की थी, वो फिर कभी-कभी उनके प्रोग्राम में वो मंगलवेश की बात करते हैं कि आज आप ये जो प्रोग्राम है इसमें सभी स्वयंसेवकों को मंगलवेश धारण करके आना होगा, मंगलवेश पहनकर आना होगा। तो हो सकता है कि उस तरह का कोई कंपल्शन हफ्ते के एक दिन, या फिर हो सकता है जब हिंदू फेस्टिवल होंगे, उन फेस्टिवलों के दिनों पर कंपल्सरी किया जाएगा कि आज आपको मंगलवेश ही पहनना पड़ेगा, आप जीन्स नहीं पहन सकते। इस तरह के छोटे-छोटे उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं कि किसी स्कूल में कहा जाता है कि महिलाओं को कि आप सिर्फ साड़ी पहनेंगी। तो इस तरह के छोटे-छोटे किस्से तो हम सुन ही रहे हैं। लेकिन ये जब पूरी तरह से धर्म की चपेट में, धर्म की राजनीति पूरे देश को अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लेगी, उस समय इस तरह के कंपल्शंस भी आप पर लादे जाएंगे। और ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है, ये होगा ज़रूर। अगर ये आने वाले 5 साल के लिए फिर से चुनकर आते हैं तो ये ज़रूर होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, धर्म की राजनीति की जो बातें हैं, वो लोग किस तरह से अपने चपेट में लेती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई धोखा है, ऐसा नहीं है। ये तो आम हिंदुओं के लिए भी धोखा है, क्योंकि आम हिंदू की ज़िंदगी को भी कंट्रोल किया जाएगा, उस पर भी नियंत्रण किया जाएगा। अब देखिए जिस तरह से वो संविधान की चर्चा चल रही है, और आपको याद होगा, देखिए एक इरफान खान या कुछ इसी तरह का नाम था, मुझे याद है जहाँ तक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत पढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ के प्रोफेसर की लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो वहाँ जो चौबे, पांडे वगैरह इस तरह के जो विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थी थे, वो अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम किसी मुस्लिम से संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, और उस व्यक्ति की जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल करना पड़ा इनके दबाव के चलते। तो आप अगर इस देश की संस्कृति से, इस देश की रीति रिवाज से जो प्रेम जिनको है, ऐसे मुसलमानों को अगर आप चाहते हैं, तो वो तो इरफान खान तो संस्कृत के पंडित थे, तो उस समय आपने उसके पक्ष में आप क्यों नहीं खड़े रहे? तो ये नहीं चाहते कि मुसलमान किसी भी तरह से देश प्रेम दिखाए, क्योंकि देश प्रेम अगर मुसलमान दिखाते हैं तो ये उनके थियरी के खिलाफ जाने वाली बात है। वो हमेशा मुसलमान को एक देश के खिलाफ काम करने वाला एक समाज, इसी तरह से मुसलमानों का पोर्ट्रेल वो करना चाहते हैं। तो ये एक उदाहरण था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति का अभ्यास उन्होंने शुरू किया है। उसकी उन्होंने एक बीच में नोटिफिकेशन भी निकला और मनुस्मृति का अभ्यास भी वहां पर चालू हो गया है। तो संविधान का जहां तक सवाल है, वो मनुस्मृति का अभ्यास एक शुरू करना, वहां पर एक करिकुलम शुरू करना, वहां पर एक कोई कोर्स शुरू करना, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि वो कभी ना कभी इस देश का जो संविधान है उसको मनुस्मृति में तब्दील कर देंगे या फिर मनुस्मृति से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह का एक डर इनके बारे में जो है वो सच हो सकता है। इस तरह के कुछ पॉइंटर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात जो है, ये कहीं ना कहीं आम जनता के जहन में उतर रही है, और उसी के चलते मोदी जी और बीजेपी अपना जो विमर्श है वो उस ओर लाने पर मजबूर है, और लोगों को इस बात को जताने पर वो मजबूर है कि वो किसी भी तरह से संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी, ये एश्योरेंस देने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन शायद अभी ये मुद्दा
अंदर तक पहुंच गया है और शायद उतना वो नुकसानकारक होगा बीजेपी के लिए, ऐसा लगता है, जिससे उनका जो 2024 का जो इलेक्शन का नतीजा है वो अफेक्ट हो, ऐसा मुझे लगता जी, है। वो काफ़ी जी, कारगर सिद्ध जी, होगा जी। बीजेपी के खिलाफ काम करने में, ऐसा मुझे लगता है।